रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थाक कर न बैठ ए राही मुसाफिर के, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा आएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्या बाबू, तो एक्सरसाइज 1.2 का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और उसमें बच गया था। क्यों बच गया था? क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिससे वीडियो का हो रहा है बाबू लंबा हो रहा है। तो अब क्या हम सोचे हैं कि अब लिखेंगे नहीं, अब आप लोग को बोलकर हम क्वेश्चन को बता देंगे और इसके माध्यम से बस सॉल्यूशन कराएंगे, ताकि आपका भी टाइम कम से कम हो सके और वीडियो लंबा ना हो सके, जिससे आपका हो पूरी वीडियो को देख सके। ठीक है बाबू, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा समझिएगा विस्तार से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है और इस लॉजिक को समझिएगा। ठीक है, हम पूरी बढ़िया से अच्छे तरह से समझाएंगे आपको लॉजिक, किस तरह से लॉजिक इसमें लग रहा है। चलिए बाबू, तो कहता है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n यानी कि 6 के पावर n है। पावर और बेस के बारे में आप लोग जानते हैं कि पावर किसको कहते हैं, 2 के पावर 3 है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं बेस और इसका बोलते हैं क्या बाबू, पावर। ठीक है, मतलब इसको घात बोलते हैं हिंदी में और इसको बोलते हैं का आधार बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 का क्या है, घात जो है वो 3 है। ठीक है, उसी को कह रहा है कि क्या 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 पर कोई भी संख्या हो, एनीबॉडी कोई संख्या हो, ये कोई जरूरी नहीं है, अभी तो 6 की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी संख्या हो, सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि वो 0 पर कब समाप्त होगी। तो सबसे पहले 0 लाने के लिए किस किस अंक की ज़रूरत होगी ये समझिए। तो आप कहिएगा कि 0 लाने के लिए सबसे पहले 2 और 5 की जो आवश्यकता होती है, क्योंकि जब 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा तब भी 0 बन सकता है। इसके अलावा वो कोई भी संख्या नहीं है जो कि 0 बना सकता है। सबसे पहले 0 लाने के लिए कि तो 2 चाहिए और 5 चाहिए। इतनी बातों को आप अच्छी तरह से अगर समझ गए होंगे तो हम आगे प्रोसेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रोसेस ये है कि क्वेश्चन आप लोग भली भांति समझ लिए कि मान लेते हैं कि कोई भी प्रकृत संख्या है जिसका घात n है। ठीक है, तो घात n है तो वो क्या संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, वही हम क्वेश्चन में वही हमको क्या करना है बाबू, समझना है। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि घात क्या होता है और बेस क्या होता है, यानी आधार क्या होता है। यानी कि 6 के पावर n लिखें तो इसका तात्पर्य क्या है और किस तरह से लिखाता है। ठीक है, ये आप समझ लिए। इसके बाद दूसरा स्टेप हम क्या बतलाए हैं कि कोई भी संख्या है अगर 0 आना चाहती है या 0 लाने के लिए हम कह सकते हैं कि 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी आप अच्छे तरह से समझ लिए। अब ये कह रहा है कि 6 लाने के लिए, 6 है संख्या में, हमारे क्वेश्चन में 6 दिया है। तो अच्छा 6 का फैक्टर आप सबसे पहले कीजिए। 6 का क्या कीजिए बाबू, फैक्टर कर लीजिए। तो 6 का फैक्टर इसी तरह से ना हम लोग करते हैं, 2 से सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से फिर लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 2 का फैक्टर 6 का फैक्टर है तो 2 होगा और 3 होगा, यही ना होगा, 2 और 3 होगा। तो क्या ये 2 3 मिलकर 0 बना सकता है? आप बताइए कि क्या ये 2 3 मिलकर 0 बना सकता है? तो आपके दिमाग में एकदम ये सेट हो गया होगा कि जी नहीं, कि ये 2 और 3 मिलकर कभी 0 नहीं बनाएगा। बस आपका काम हो गया ओके, और आपका क्वेश्चन बनकर हो गया तैयार। ठीक है, अगर इतनी बातें अच्छे तरह से समझ गए होंगे तब तो चलिए, तो यही बात हुआ कि अगर 6 है तो 2 3 आ रहा है तो 0 बनाएगा नहीं, क्योंकि 0 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया तैयार। सबसे पहले ये लिखेंगे कि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है। अब सॉल्यूशन बाबू इसीलिए हम लिख दिए हैं, सॉल्यूशन इसका इसलिए लिख दिए हैं ताकि लिटरेचर रहेगा तो समझाने में हमको आसानी पड़ेगा। ठीक है, हम आपको पूरी अच्छी तरह से क्या कर देंगे, समझा देंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि कोई भी संख्या, आपको मोटे मोटे शब्दों में हम बता दिए हैं, लेकिन फिर भी हम लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे तरह से क्या हो सके, समझ सके। ठीक है, चलिए, तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाले हैं में कम से कम 1 बार 2 और 5 होना चाहिए। अभी तुरंत आप लोग को बताए हैं कि तो 2 होना चाहिए ना तो 5, यानी कि 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें भी हम लिखते हैं। ठीक है, होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए तो 2 3 आया। तो यानी कह सकते हैं, हम साफ कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो क्या 0 नहीं आएगा। ठीक है, अतः यहाँ पर सॉल्यूशन और है,
अतः 6 का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में तो नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे कि अतः 6 का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। किसके लिए बाबू? तो कोई भी प्रकृत संख्या n के लिए। आपका सॉल्यूशन समाप्त हो गया। यानी कि उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको और बहुत अच्छे तरह से आप समझ भी गए होंगे। ठीक है बाबू, तो अब क्वेश्चन लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 5 हुआ समाप्त। अब अगले क्वेश्चन की बारी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अब क्वेश्चन बोलेंगे और आपका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिए। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हल। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़कर सुनाते हैं और इसके बाद हम उसका क्या करेंगे बाबू, तो सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13। सबसे पहले 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस का 13। ठीक है, 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। अगर भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, यही क्वेश्चन कर रहा है। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन को बोल रहे हैं अच्छे तरह से, उसको क्या कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि उसमें टाइम उतना न लग सके। ठीक है, चलिए। किसी व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। अगर भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, ये बताना है। ठीक है, ये संख्या हो गया। इसके बाद अगली संख्या जो है, एक ये संख्या हो गया और दूसरी संख्या जो है बाबू क्या है, तो 7 से स्टार्ट है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1। ठीक है, और प्लस का 5 है। ये बताना है कि ये संख्या भाज्य है, ये क्या संख्या भाज्य है, अगर भाज्य है तो क्यों है, भाज्य है तो क्यों है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर भाज्य है और भाज्य है तो क्यों है। तो सबसे पहले समझिए कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई संख्या आपको दिए, 7 दिए, तो 7 के लिए हम कहेंगे कि गुणनखंड इसका लिखिए। 7 का गुणनखंड लिखिए, तभी पता चलेगा कि वो संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड, जो भाज्य प्राप्त संख्या करने के लिए सबसे पहले उसका गुणनखंड जो है वो कम से कम 3 अंक का होना चाहिए। 3 अंक का मतलब आप नहीं समझे, 3 अंक का मतलब क्या होगा। अच्छा, 7 का फैक्टर कीजिए तो कहिएगा कि तो ये संख्या 1 से कटेगा, ना तो स्वयं से कटेगा। 1 से कटेगा, नहीं तो बाबू किससे कटेगा, स्वयं से कटे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो गुणनखंड आया, देखिए 2 अंक आया, एक 1 और एक दूसरा अंक आया क्या, 7। और भाज्य संख्या के गुणनखंड अगर निकालना होगा तो कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। भाज्य कहता है कि कम से कम हमारा 3 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप लोग जानते हैं कि 7 एक ऐसी संख्या है तो अभाज्य संख्या है। ठीक है बाबू, अब उसी तरह से मान लेते हैं कि 8 लिखें। 8 का फैक्टर से ही पता चल जाएगा कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है। अगर भाज्य होगा तो कम से कम 3 गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर अभाज्य होगा तो कम 2 गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए 8 किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा, तो 4 से कटेगा, और किससे कटेगा, तो 8 से कटेगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो संख्या था बस 1 से कटा और 7 से कटा, लेकिन ये जो संख्या है 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, 8 से भी कटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो फैक्टर किए तो 4 हो गया। हम कहे हैं कि कम से कम 3 उसका क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, 4 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। ठीक है बाबू, ये संख्या जो है भाज्य है और ये संख्या जो है अभाज्य है। क्या है ये अभाज्य है। बस यही क्वेश्चन है, बस इसको आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाते हैं कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, भाज्य का कितना फैक्टर होगा और अभाज्य का होगा कितना होगा। तो भाज्य का फैक्टर बतला रहे हैं बाबू फिर से एक बार कि भाज्य का जब भी फैक्टर होगा 2 होगा, 2 से अधिक नहीं हो, सॉरी अभाज्य का 2 होगा, 2 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य की तो स्वयं से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। और भाज्य जो होता है उसका माने 2 से अधिक होगा, इसलिए 2 से अधिक होगा कि पहली संख्या 1 से कटेगा, फिर स्वयं से कटेगा, फिर अन्य कोई संख्या से कटेगा तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, यानी कि 2 से ज़्यादा भी हो गया। ठीक है, तो देखिए 2 से ज़्यादा इसका हो गया तो हम कह सकते हैं इसको भाज्य। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं।
अब क्वेश्चन का देखते हैं बाबू सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। यहाँ पर इतनी संख्या दिया है। क्या आपको इसमें कुछ नज़र आ रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं कॉमन है। किसका कॉमन है बाबू? साफ साफ आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 13 यहाँ पर भी है और प्लस के बाद भी 13 है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो संख्या है इसमें 13 यहाँ से अगर निकालेंगे तो प्लस का 13 यहाँ से 1 बन जाएगा, यानी कि 13 कॉमन निकलेगा। यहाँ पर भी उसी तरह 5 इधर भी है और प्लस के बाद भी 5 है, तो यहाँ पर भी कॉमन निकलेगा। तो सबसे पहले इस संख्या का कॉमन निकालिए, इसके बाद पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो पहली संख्या लिखते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का 13। ठीक है, अगले स्टेप सबसे पहले 13 इसका कॉमन निकालेंगे। 13 बाबू कॉमन निकालेंगे तो 7 प्रभाव नहीं पड़ेगा, 7 को उसी तरह छोड़ देंगे, 11 को भी उसी तरह छोड़ देंगे। जब 13 यहाँ से निकाले तब 13 एकम 13 मल्टीप्लाई के 1 हो गया, प्लस अगर 13 एकम 13 यहाँ से भी निकलेगा तो प्लस का 1 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 13 गुने यहाँ पर मल्टीप्लाई में छोड़ दीजिए, 11 7 बाबू 77, 77 से 1 से 77 होगा, अब प्लस के 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि 77 प्लस 1। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 13 गुने 78, 13 गुने 78 गुने 1 भी कर लीजिए। यहीं पर आपको समझ में आ गया कि कम से कम कितना फैक्टर हो गया, 3 गो हो गया। लेकिन अभी भी 78 का अब चाहिएगा तो और फैक्टर करके तोड़ लीजिएगा, 78 का और फैक्टर कर लीजिएगा। तो भाज्य संख्या वही ना कहता है कि भाज्य संख्या क्या होना चाहिए, कम से कम उसका फैक्टर होना चाहिए 2 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए 2 से तो अभी अधिक हो गया, क्योंकि एक भी एक होता है, एक 78 और 13। अगर 78 को चाहेंगे हम लोग तो और क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, मैंने बढ़ा सकते हैं, 78 को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए, इस संख्या को समझ गए। अब देखते हैं दूसरी संख्या को। ठीक है, क्योंकि ये संख्या तो भाज्य हो गया। अब आइए देखते हैं क्या ये भी भाज्य है। तो लिखिए यहाँ पर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने बाबू 1 प्लस क्या है 5 है। तो लिख दीजिए। फिर से क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है, तो 5 नजर आता है, क्योंकि 5 इधर भी है इधर भी है। जो संख्या 2 को होगा तभी ना कॉमन निकलेगा। चलिए तो 5 का यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 का जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 7 का 7 छोड़ देते हैं, 6 का 6 छोड़ देते हैं। और देखिए 5 जब निकाले तो यहाँ पर हो सकता है 1 होगा ना, 5 एकम 5 तो 1 मल्टीप्लाई में। इसके बाद 4 नहीं होगा तो 4 छोड़ दीजिए, 3 भी छोड़ दीजिए, 2 भी छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ से 5 निकाले हैं तो यहाँ से भी 5 एकम 5, यानी कि प्लस के बाद भी क्या होगा बाबू 1 होगा। कॉमन का मतलब यही ना होता है, आप लोग कॉमन के बारे में जानते भी होंगे, जो दोनों में संख्या हो उसी को हम निकालते हैं एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 बाबू 6, 6 चौके 24 और 7 छक्के 42 यहाँ पर हो गया। 24 से 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 दूनी के 8 हो गया, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 16 4 कितना हो गया बाबू 20, और 4 दूनी के 8, 8 और 2 10, यानी कि 1008 आएगा इस बीच में। ठीक है, 1000 कितना आएगा बाबू 8, अब प्लस का क्या है 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 लिखते नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लिए 5 गुने 1009 कर सकते हैं, क्योंकि 1 जुड़ गया। अब प्लस का 1 मल्टीप्लाई का 1 है तो 1 कर लीजिए। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि यही जो है हमारा, यही जो हमारा 3 हो गया कि भाज्य में कम से कम फैक्टर कितना बाबू होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। देखिए 3 अभी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो संख्या है वो हमारा क्या है भाज्य है। तो सबसे पहले एक स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम कह सकते हैं कि अतः उसका, यहाँ पर लिख लीजिए कि अतः उस संख्या का गुणनखंड करने पर अतः उस संख्या का गुणनखंड करने पर या अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार क्या हुआ, अधिक बार संख्या प्राप्त हुआ, संख्या प्राप्त हुआ।
अतः उस संख्या का गुणनखंड कहिए, चाहे अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पर अभाज्य कर लीजिए, अभाज्य, ठीक है बाबू, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः इस संख्या का जो किए, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 से अधिक बार संख्या प्राप्त होगा। आप लोग देख लिए कि 2 से अधिक बार क्यों संख्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 संख्या, 2 संख्या और ये यहाँ पर क्या हो गया 3 संख्या। और भाज्य लाने के लिए कम से कम 2 से अधिक संख्या होगा तो उसको भाज्य कहेंगे, और 2 जिसका संख्या होगा वो उसको क्या बोलेंगे बाबू, अभाज्य बोलेंगे। आप लोग अच्छे तरह से इस बातों को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है जो इस एक्सरसाइज का, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.2 एक्सरसाइज जो है उसका आज क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी पता चलेगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, पढ़ना है और बातों को समझना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ के बताते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बाबू देखिए क्वेश्चन को पढ़ लिए, आप लोग सुन भी लिए होंगे अच्छे तरह से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। मान लेते हैं कि आप हैं और आपके बहन हैं, ठीक है। आप और आप बहन हैं। मान लेते हैं कि आप सुबह सुबह टहलने के लिए गए। एक कहाँ गए बाबू, तो स्टेडियम में गए। आप और आपके सिस्टर जो हैं स्टेडियम में जाते हैं। ये स्टेडियम हो गया और स्टेडियम का ये घेरा हो गया, ठीक है। स्टेडियम में जाते हैं। मान लेते हैं आप और आपके सिस्टर जो कहाँ हैं, आपकी बहन है, जो अब सुबह सुबह टहलने के लिए जाते हैं। तो टहलने के लिए जाते होंगे तो सबसे पहले होता है कि आदमी में होड़ लगता है। होड़ के मतलब आप एक दूसरे से कहते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हम इतना देर में तय कर देंगे, क्या आप इतने देर में तय कर दोगी। आप अपनी बहन से बता रहे हैं, ठीक है। बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम एग्जाम्पल इसलिए आपके और आपके बहन के दे रहे हैं ताकि आप बातों को अच्छे तरह से समझ सकेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका नाम है क्या, आपका नाम है, नाम क्या है बाबू, तो एक नाम है सोनिया और दूसरा का नाम है क्या बाबू, रवि। मान लेते हैं कि आपका नाम रवि है और आपकी बहन के नाम क्या है बाबू, सोनिया है, ठीक है। और आप एक दूसरे को अब सुबह सुबह गए पार्क में टहलने, ठीक है। तो पार्क में टहलने के दौरान क्या होता है कि नहीं होता है कि आप दौड़ स्टार्ट किए। तो जब दौड़ स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा दौड़ने में। तो मान लेते हैं कि एक कोई आदमी 10 मिनट में दौड़ा और दूसरा कोई 12 मिनट में दौड़ा। कब, जब शुरू प्रारंभ किया तब। तो आप कहेंगे ना कि हो सकता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो जब कहीं ना कहीं मिलेंगे तो कोई समय होगा मिलने का, तो कोई समय होगा। तो वही कह रहा है कि जब हम लोग चलना प्रारंभ किए तो एक आदमी को लगा कितना मिनट बाबू, तो एक को लगा सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। यहाँ पर रवि को 12 मिनट लग रहा है और सोनिया को 18 मिनट। यानी कि कह सकते हैं कि जो आप हैं उसको 12 मिनट में तय कर रहे हैं और जो आपकी सिस्टर है यानी कि बहन है वो इस दूरी को 18 मिनट में तय कर रही है। स्वाभाविक बात है, थोड़ा लड़की है तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो इसलिए मान लीजिए ये मजाक की बातें हैं, ठीक है। तो 18 मिनट लग गया। अब क्या करना है बाबू कि आप चलना प्रारंभ किए तो चले, ठीक है। चलिए चलने के बाद आप दौड़ लगाते गए जिस राउंड में आप हो। इसके बाद कहीं ना कहीं आप मिलेंगे तो वही बताना है कि लास्ट में जब फिर मिले तो कब मिलेंगे और कितना समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा ना तो आपको एकदम आँख मूंद के एलसीएम बना लेना है। क्या बनाना है बाबू, एलसीएम बना लेना। अगर एलसीएम बना लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितने बाद हम क्या करेंगे, मिलेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि रवि को लगा कितने बाबू, 12 और सोनिया को लगा 18। तो इसका सबसे पहले 12 का कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम आप लोग जानते हैं, शॉर्ट मेथड भी बता दिए हैं एलसीएम निकालने का कि किस तरह से हम शॉर्ट में निकालते हैं। तो आइए शॉर्ट में सबसे पहले निकाल लेते हैं। 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है। और इसका सोनिया को लगता है 18 मिनट, तो यानी कि 3 तिरी 9 और 9 दूनी के बाबू 18 होते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि इसका निकाल लीजिए क्या बाबू, एलसीएम।
क्योंकि कितना बाद पुनः मिलेगा ये बताना है, तो पुनः कब मिलेगा ये बताना है। तो एलसीएम निकालेंगे। देखिए दोनों में जो कॉमन है, कॉमन को छोड़ के बाकी सब जो डिफरेंट है उसको लिख लीजिए। तो देखिए 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। इसके बाद डिफरेंट ये है, तो 2 3 लिख लिए, इसके बाद फिर 2 लिख लिए, इसके बाद 3 लिख लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 दूनी के 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप दोनों भाई बंधु, आप दोनों भाई और बहन एक दूसरे से जब मिलेंगे तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद बाबू? तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे तरह से क्या होंगे, इस क्वेश्चन को समझे होंगे, ठीक है। तो 36 मिनट बाद क्या करेंगे, आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर इसमें परेशानी अगर होगा, एलसीएम निकालने में परेशानी होगा, तो देखिए लॉन्ग मेथड से भी आपको एलसीएम बताते हैं कि सबसे पहले 2 से करेंगे, क्या करेंगे, 2 से इसका फैक्टर करेंगे, 2 छके 12 होगा, फिर 2 से करेंगे 3 होगा, फिर 3 से करेंगे 1 होगा, फिर 18 का अगर फैक्टर करेंगे तो 3 से करेंगे, सबसे पहले 2 से कीजिए छोटे अंक से 9 बार में, फिर 3 से कीजिए 3 से, फिर 3 से कीजिए 1 बार में। यानी कि यही फैक्टर है, इसी को हम लिख दिए इस फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं बाबू इसी तरह के अब अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद।